आज एक बार फिर से आपके सामने आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा विजन है बच्चों को जो करियर में प्रॉब्लम्स आती है उससे रिलेटेड हम कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आते हैं। आज हमारे साथ अर्पित जी हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों को मेंटली सपोर्ट करने के लिए वो स्कूल्स में काम करती हैं। इस इंटरव्यू में हम जानेंगे कि बच्चों में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उनमें कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम आती है, और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट में करियर बनाना चाहता है तो वो किस तरह से बना सकता है करियर उसमें। तो मैम, आपका स्वागत है findaim.com में। थैंक यू वेरी मच मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके जितने भी सवाल हैं उनका बहुत अच्छे से जवाब दे सकूं, सो दैट आपको देखने वाली जो पॉपुलेशन है वो एक अच्छी इंफॉर्मेशन ले सके और एक अच्छी गाइडेंस ले सके। जी जी मैम, थैंक यू सो मच। और जी मैम, हम इस सेशन में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके उत्तर जान सकें आपसे। तो उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन ऑडियंस को दे दें। ठीक है। सो मेरा नाम अर्पित हुंदल है। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और मैं पिछले 3 साल से साइकोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन, पहले मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है, उसके बाद मैंने दिल्ली में जाकर अपनी स्पेशलाइजेशन बच्चों के फील्ड में की है, तो चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। मैं एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर हूँ, मैं एक रिकग्नाइज प्रैक्टिशनर हूँ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से। और मैं रेगुलरली एक स्कूल में काम कर रही हूँ एज अ चाइल्ड काउंसलर, और उसके साथ साथ मैं प्राइवेटली भी प्रैक्टिस कर रही हूँ 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जहाँ पे मैं बच्चों के अलावा और भी एज ग्रुप के लोगों को हेल्प करती हूँ। ओके मैम। तो मैम, अब सबसे पहले ये बताइए कि साइकोलॉजी है क्या, और जिस निश में आप हैं तो वो निश में एक्चुअली काम क्या होता है। सो साइकोलॉजी हम ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर के साथ रिलेटेड है। कैसे हम किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं, कैसे हम किसी चीज़ को समझते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और कैसे हम अपना और दूसरों का ध्यान रखते हैं। तो ध्यान रखना इसमें एक इमोशनली कैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, और ऑल्सो हम अपने बिहेवियर को कैसे एक अच्छे तरीके से दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। सो सपोज जैसे स्कूल चिल्ड्रन के केस में देखें तो उनके बहुत सारी इमोशनल डिफिकल्टीज रहती हैं, जैसे कि हो सकता है कि उन्हें अपनी बात एक्सप्रेस करना मुश्किल लगता है, या उन्हें स्कूल में दोस्त बनाना मुश्किल लगता है, उनको पढ़ाई करनी शायद मुश्किल लग सकती है, क्लास में टिक के बैठना, थोड़ी देर के लिए बैठना बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे सारे इश्यूज रहते हैं जो जिसमें साइकोलॉजी बहुत हद तक हमें हेल्प करती है इन चीज़ों को समझने में और उनको सही गाइडेंस देने में। ओके मैम। सो आप कौन सी साइकोलॉजी के निश में है। मैं चाइल्ड साइकोलॉजी के फील्ड में हूँ। ओके, और कौन से कॉमन निश है इसमें साइकोलॉजी में। तो इसमें आप एडल्ट्स के रिलेटेड भी, जो कि एज ग्रुप 20 एंड अबव एज ग्रुप में जो लोग आते हैं उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एक फील्ड है। ओल्ड एज पीपल का भी एक फील्ड है, जहाँ पे उनके कंसर्न्स, उनके जो साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आते हैं उनका रिलेटेड एक फील्ड है। और एक बच्चों का फील्ड है जो कि एज ग्रुप 0 से लेके 18 तक जो उनको कंसर्न्स आते हैं, तो उनके फील्ड। हर एज ग्रुप के लिए एक तरह की स्पेशलाइजेशन है जो लोग करते हैं और इस फील्ड में अवेलेबल है। एनिमल्स वगैरह में भी साइकोलॉजी का यूज होता है। एनिमल्स में वो एक एबिलिटी नहीं है जो हम इंसानों में है कि हम सोच पाते हैं, तो उनका बिहेवियर जरूर होता है जिसको हम समझ पाए, बट आई फील कि अगर हम इंसानों और जानवरों को कंपेयर करें तो काफी अंतर है, बिकॉज हम एक एडवांस लेवल पे फंक्शन करते हैं। जी। आपको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बनने में कैसे इंटरेस्ट आया। तो जब मैंने इस सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ना शुरू किया, तब से ही मेरा थोड़ा इंटरेस्ट इस चाइल्ड काउंसलिंग के फील्ड में था, जहाँ की बच्चों के बहुत सारे बिहेवियर्स
बच्चों के बहुत सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस जो होते हैं, तो उनको उनको जानने में, उनको पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और बहुत से कॉमन इश्यूज हमारे आसपास काफ़ी कॉमनली हम देखते हैं कि बच्चों के लिए जिस तरह से टाइम्स चेंज हो रहे हैं, तो काफ़ी कंसर्न्स रेज होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, आम लोगों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं वो एक मेरा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। और मुझे बच्चों को समझने में, उनकी साइकोलॉजी समझने में आसानी रही है, तो इट केम टू बी वेरी नेचुरली। तो इसलिए आई वांटेड टू परस्यू दिस फील्ड स्पेसिफिकली। ओके। तो मैम आपने बताया कि स्कूल में जैसे आपने साइकोलॉजी पढ़ी तो फिर उसके बाद आपके इंटरेस्ट हो जाएगा, तो स्कूल में एज अ सब्जेक्ट था साइकोलॉजी आपके स्कूल में, या फिर जी आपने ऐसे? जी, मेरे स्कूल में 10th के बाद, तो 11th में जब हम स्ट्रीम लेते हैं तो आर्ट स्ट्रीम में साइकोलॉजी सब्जेक्ट एक ऑप्शन था, जहाँ से मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। ओके तो मैम। बेसिकली मैं पिछले 10 साल से आई हैव बीन स्टडीइंग साइकोलॉजी। ओके ओके। सो उसके बाद आपने क्या करियर पाथ फॉलो किया, फिर उसके बाद आप किस तरह से साइकोलॉजिस्ट बने? तो मैंने जैसे 11th और 12th में साइकोलॉजी आर्ट स्ट्रीम में सब्जेक्ट लिया। उसके बाद मैंने बैचलर्स में इसको एज अ सब्जेक्ट लिया। क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छी थी तो मैंने इसकी ऑनर्स भी की। तो आप एक स्पेशलाइजेशन करते हो जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, तो आप 3 सब्जेक्ट्स लेते हो। उसमें मैंने साइकोलॉजी एक स्पेशलाइजेशन ली। उसके बाद में उसकी हायर एजुकेशन भी की, जो कि मास्टर्स है। और फिर मुझे लगा कि मास्टर्स तक एक जनरल नॉलेज थी साइकोलॉजी के बारे में, और मैं एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहती थी। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों के चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग में मैंने फिर स्पेशलाइजेशन न्यू दिल्ली से की। ओके मैम। तो मैम और क्या क्या तरीके हैं साइकोलॉजिस्ट बनने के? तो साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत सा कॉमन नोशन है कि काउंसलिंग तो कोई भी कर सकता है, बट हम डिफरेंस तब देखते हैं जिस इंसान ने इस सब्जेक्ट को बहुत ही गहराई में पढ़ा। तो जैसे कि अगर किसी के पास हायर क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स है इस फील्ड में, वो एक बेहतर इंसान होगा रादर देन कोई अगर 12th के बाद इसको एज अ करियर। सो अभी पैंडेमिक में जब कोरोना का था तो बहुत से लोग इस फील्ड को आगे लेकर आए, जिन्होंने खुद को काउंसलर्स बोला, साइकोलॉजिस्ट बोला। बट राइट गाइडेंस, सही तरह की गाइडेंस वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत आगे तक की पढ़ाई की हो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया। जी मैम। इसलिए वो चीजें काफी जरूरी रहती हैं कि इंसान का क्या एक्सपीरियंस है। जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही बेहतर वो आपको गाइड कर पाएंगे, उनकी गाइडेंस या उनकी काउंसलिंग स्किल्स उतनी ही अच्छी होगी। ओके मैम। मैम साइकोलॉजिस्ट में साइकोलॉजी पढ़ने के बाद और क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं एक स्टूडेंट के पास? तो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद एक फील्ड है, क्योंकि आजकल सीबीएसई ने कंपल्सरी किया है हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट होना, जैसे कि मैं भी हूँ एक स्कूल में साइकोलॉजिस्ट। तो स्कूल के फील्ड में आप काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, आप अपनी एक प्राइवेट प्रैक्टिस भी रन कर सकते हो, आप लोगों के लिए वर्कशॉप्स कर सकते हो, जहाँ पे आप जो कॉमन इश्यूज रेज होते हैं एनी पर्टिकुलर टाइम, उनको एड्रेस कर सकते हो थ्रू वेबिनार्स, थ्रू वर्कशॉप्स, ऑनलाइन वर्कशॉप्स। तो ये सारे फील्ड हैं। एक फील्ड है जहाँ पे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जिसको बोला जाता है, जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं जो वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ओके मैम। सो आप कितने टाइम से स्कूल्स में काम कर रहे हैं बच्चों के साथ? सो मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। स्कूल में 2 साल हो चुके हैं, बट उससे पहले ड्यूरिंग कोरोना आई वाज प्राइवेटली प्रैक्टिसिंग। तो यस, आई हैव बीन वर्किंग सिंस। ओके मैम। सो मोस्ट कॉमन आपने क्या प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व किया है बच्चों में, जो कि बच्चों फेस करते बच्चों हैं? के केस में जो मैं रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ, कोविड के बाद से बहुत सारे एंजाइटी के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं, जहाँ की बच्चे क्लेanलीनेस को देके, साफ सफाई को देके, अपने हाइजीन को लेकर काफी
एंक्शियस रहते हैं। तो एंजाइटी एक कॉमन इशू है, डिप्रेशन एक कॉमन इशू है, बिकॉज कोरोना में हम सब लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे, जिसकी वजह से हम बाहर के लोगों को नहीं मिल सके, इंटरैक्ट नहीं कर सके, और बहुत से लोगों ने अपने करीबी खोए हैं ड्यू टू कोविड। तो उसकी वजह से उसके पोस्ट इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, जो कि डिप्रेशन एक उनमें से एक है। ऑल्सो अब बच्चों में, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, जहाँ पे बच्चे बहुत ही तरह के लोगों को, एक बाहर की सोसाइटी को एक्सपोज्ड हैं, जिसकी वजह से उनमें अपने आप को लेकर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद दूसरे हमसे बेहतर है, तो उनके कॉन्फिडेंस को लेकर, उनकी सेल्फ एस्टीम को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, उनकी आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं, जो मैं कॉमनली देख पा रही हूँ अब बच्चों। ओके मैम। सो जैसे अंडर कॉन्फिडेंट है और जैसे स्टेज फियर है, तो आप उनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सो अंडर कॉन्फिडेंस हमेशा, क्योंकि टीनेज ईयर्स अगर बच्चों में देखा जाए तो इस वजह से आता है क्योंकि उस वक्त उनकी बॉडी, उनका माइंड, क्योंकि प्यूबर्टी हिट हो रही है, तो बहुत सारे चेंजेस वो एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने आप को समझना मुश्किल लगता है। और ऑल्सो क्योंकि वो अभी अपनी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं उस एज ग्रुप में जहाँ पे वो अभी उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बहुत बुलिंग भी देखी जाती है स्कूल्स में, जहाँ की एक दूसरे का मजाक उड़ाया जाता है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से बच्चे यूजुअली अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और इसको ठीक करने का एक ऑप्शन हो सकता है कि जो हमारे काउंसलर्स हैं स्कूल में, या एक एक्सपर्ट को बाहर से बुलाकर रेगुलर वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई जाएं, जहाँ पे बच्चे अपने आप को समझें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने बिहेवियर्स को मैनेज करने के तरीके सीखें, और अपनी पर्सनालिटी को और आगे बढ़ाने, पर्सनालिटी को और अच्छा बनाने के तरीके सीखें। तो एक कांस्टेंट गाइडेंस अगर स्कूल में मिलती रहे थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू सेशंस, तो इट कैन बी डेफिनेटली वर्क। ओके मैम। ओके। सो कई बार होता है कि हमारे सामने कोई बच्चा है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, पर हमें पता नहीं होता कि हम उसको किस तरह से ट्रीट करें, तो हम उसको किस तरह से मोटिवेट करें या इंस्पायर करें? तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो वहां से स्टार्ट होता है, जहाँ पे अगर हम ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं तो इसको नॉर्मलाइज करें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ही वहां पे है। हम अगर कोई चीज नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारा इसमें ये रहता है कि आप ये क्यों नहीं कर पाते, उसको एज अ प्रॉब्लम देखा जाता है। अगर हम उसको नॉर्मलाइज करें कि एक कॉमन चीज है जो हम सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं और इस पे हम काम कर सकते हैं, तो फर्स्ट थिंग टू मोटिवेट इज टू, ये हो सकता है कि उसको नॉर्मलाइज करें, उसको बताएं कि इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, क्या उनकी स्किल्स है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। बहुत सी बार जो मैं कॉमनली बच्चों में देखती हूँ कि बिकॉज नेगेटिव नैरेटिव, सो हर कोई हमारे आसपास हमारी खामियां गिनाने में हो, तो पेरेंट्स की तरफ से आता है कि तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते, तुम्हें ये नहीं आता, और स्कूल में टीचर्स भी कॉमनली इस बिहेवियर में एंगेज करते हैं। तो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि वो अच्छा क्या करते हैं, वो करना क्या आता है। तो पहला स्टेप ये होगा कि हम उनको वो चीजें, उन चीजों पे फोकस करें वो जो वो अच्छे से कर पाते हैं, और जो वो नहीं कर पाते उनमें उनकी हेल्प करें कि इसको हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। सो साइकोलॉजी में और कहाँ हमारी लाइफ में यूज होता है साइकोलॉजी का? साइकोलॉजी आई फील हमारी डेली लाइफ, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, जब तक हम रात को वापस सोते हैं, तब तक हमारी साइकोलॉजी हमारे साथ रहती है। हम हर एक मोमेंट पे उसको यूज करते हैं। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं पूरे दिन के लिए, जो हमारी डेली रूटीन है उसके लिए। डेली लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप पे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करते हैं, उनसे कैसे डील करते हैं। तो साइकोलॉजी हमारे हर पल में है, और इसका हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल करते हैं।
ओके मैम। ओके, सो साइकोलॉजी में सिलेबस क्या होता है? मतलब हमारे ब्रेन के ऊपर स्टडी होती है, हमारे बिहेवियर पर, या फिर कुछ और होता है? तो साइकोलॉजी में ब्रेन की भी स्टडी है, जहाँ पे हम ब्रेन के एरियाज को, उसके उसके बीच के जो केमिकल्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम बहुत सारी थ्योरीज हैं जो कि हमारे बिहेवियर के अराउंड है, जो बहुत ही नामकार साइकोलॉजिस्ट ने जो इस फील्ड में काम किया है उनके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों के बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, एज ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, सोशल साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं। और प्लस जो लोग रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, जो इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, तो रिसर्च की भी जिसको बोलते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, जो कि हमारे रिसर्च के फील्ड में बहुत काम आती है, तो स्टैट्स भी पढ़ा जाता है इसमें। तो एक ये बहुत ही ऑलराउंड सब्जेक्ट है जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें कवर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी में जाते हैं तो उसमें फिर कुछ नैरो हो जाते होंगे, सब्जेक्ट कम हो जाते होंगे। तो एक ब्रॉड फील्ड से हम नैरो डाउन कर लेते हैं कि हम इस फील्ड के लोगों के साथ काम करना चाहेंगे, तो फिर हम स्पेसिफिकली उसके बारे में पढ़ते हैं। और मैं पहले मेंशन करना भूल गई हूँ, एक करियर फील्ड रिसर्च का भी है, जो लोग आगे फर्दर हायर एजुकेशन ले सकते हैं, जो कि पीएचडी कर सकते हैं। अगर वो रिसर्च में अच्छे हैं, वो कुछ ऐसे चीजें अपने आसपास देखते हैं जिन पे वो स्टडीज कंडक्ट करना चाहें, तो वो भी एक फील्ड है हमारे इंडिया में जो हम परस्यू कर सकते हैं साइकोलॉजी में। हाँ जी बिल्कुल। तो आप स्पेशलाइजेशन पीएचडी इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, तो उससे आप एक रिसर्च की फील्ड में चले जाते हैं, और आप अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं तो वो एक आपके लिए एक और करियर ऑप्शन है। ओके मैम, कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनने में कितना टाइम लग जाता है, कितने साल? प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बनने में तो अगर आप बेसिक अपनी एजुकेशन तो 5 साल, जो कि बैचलर्स और मास्टर्स को मिलाकर, और अगर आप कोई एडेड ऑन डिप्लोमा करते हैं जिससे आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाए किसी एक फील्ड में, और एक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाए, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 years लग सकते हैं इस फील्ड में, अगर आप एक प्रोफेशनल बनना चाहें। ओके, तो साइकोलॉजी में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेजेस बहुत सारी हैं। एडवांटेजेस से बात करें तो हम खुद को बहुत बेहतर समझने लग जाते हैं, हम अपने बिहेवियर को, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को बेहतर मैनेज करना सीख पाते हैं। और जब हम खुद को जान जाते हैं तो वो हमारी हेल्प करता है दूसरों के बिहेवियर्स को मैनेज करना, दूसरों के बिहेवियर्स या उनके इमोशंस पे हम कैसे रिएक्ट करें, तो उसमें भी हेल्प करता है। तो कॉमनली तो अगर एडवांटेजेस हैं तो हम अपने और अपने आसपास के लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। और एक कॉमन नोशन है, कॉमन मिथ है, जो कि बोला जाता है कि साइकोलॉजिस्ट तो शायद देखकर वो समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है। ये है कि वो बहुत ऑब्जर्वेंट हो जाते हैं, वो हर एक बिहेवियर को देखते हैं, बहुत बारीकी से देखते हैं और समझ पाते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान अगर ये रिएक्शन दे रहा है तो क्यों दे रहा है। तो उनकी उस अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल ह्यूमन। तो ये एक एडवांटेज है। आप अपने तो अगर आप अपनी फैमिली में, अगर आपको कहीं किसी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यू आता है या डेली लाइफ स्ट्रेस है, तो उसमें भी आप बहुत हेल्प कर सकते हैं अगर आप एक आपने साइकोलॉजी को पढ़ा हो। डिसएडवांटेजेस साइकोलॉजी के बारे में जानने से या पढ़ने से कोई डिसएडवांटेज नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डिसएडवांटेज है, बट यस ये हो सकता है कि अभी हमारी कंट्री में इसके रिलेटेड मे बी करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी लोग इसके बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, जिसकी वजह से शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली कम। बट यस, अगर हम कोविड के बाद देखें तो बहुत अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बहुत सारे कंसर्न्स आए थे, जो कि अब लोग एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज करने लग गए। ओके,
जैसे आपने बताया कि सीबीएसई ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, तो बाकी बोर्ड्स भी इस तरह करें हैं, और क्या ये अच्छा है? हाँ बिल्कुल। आई फील कि जो हमारी स्टेट बोर्ड्स हैं उनको भी ये एक कदम लेना चाहिए। एक तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, बहुत से लोग जो इस फील्ड में हैं, प्लस ये एक बहुत ही नेसेसरी चीज है अब स्कूल्स में। बहुत से बच्चे जो कि पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, उनके जो खुद के चैलेंजेस होते हैं, तो उनको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो पहले क्या होता था कि उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता, ये तो पढ़ नहीं पाता, ये लिख नहीं पाता। बट अब ये गाइडलाइंस हैं कि हम स्कूल का या सिलेबस हम इस तरह से बनाएं जहाँ की हम उस बच्चे की जो एबिलिटीज हैं उनको भी अडेप्ट करें, उनको भी एडजस्ट करें एक रेगुलर क्लासरूम। तो ये आई फील कि सब स्टेट बोर्ड्स को भी ये कदम लेना चाहिए, और साइकोलॉजिस्ट और ज्यादा से ज्यादा काउंसलर्स को स्कूल में रखना चाहिए। ओके। साइकोलॉजी की जो ये जर्नी होती है स्टूडेंट के बाद प्रोफेशनल बनने की, तो इस जर्नी में क्या मेजर चैलेंजेस आपने फेस किया? सो पहले जब हम सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं जानती हूँ कई लोगों को जो कि मेडिकल फील्ड में है, तो वहाँ पे साइकोलॉजी उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इंजीनियर्स हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, उनमें भी साइकोलॉजी कंपल्सरी सब्जेक्ट है जो 1 साल के लिए पढ़ते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चैलेंजेस तब आते हैं जब हम इसको एज अ करियर ऑप्शन देखते हैं, बिकॉज इनिशियली बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि अब इसमें हम आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं या हम कैसे एक अच्छा करियर इसमें बना सकते हैं। तो वो शायद एक चैलेंज जो था मैंने भी फेस किया इनिशियली जब मैंने साइकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया। बट स्लोली एंड स्टेडली वंस मतलब आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे आप समझ पाते हो कि आप कैसे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। आप बुक्स पढ़ते हैं? अगर रिकमेंड करना चाहें कोई बुक्स स्टूडेंट्स को। इतनी रेगुलर रीडर नहीं हूँ मैं, बट यस मैं जो साइकोलॉजी के बारे में जो भी नई रिसर्च है या जो भी नए इनपुट्स हैं वो मैं अपने उसको खुद के लिए मैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए मैं पढ़ती रहती हूँ। ओके मैम। और लास्ट क्वेश्चन, एडवाइस जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहता है उन लोगों, उन स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरी पहली एडवाइस ये होगी कि इसको अगर आप एक करियर फील्ड चूज करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से चूज कीजिए, बिकॉज आप एक बहुत ही सेंसिटिव पॉपुलेशन को आप डील करते हैं जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं। चाहे आप जब आप हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो बहुत ही सिवियर केसेस हैं, सिवियर डिग्री के केसेस होते हैं जिसको आप डील करते हो। तो आपका खुद का आपकी खुद की अवेयरनेस, आपकी खुद की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए सो दैट कि आप किसी और की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाए। तो इसलिए आई फील मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप इस फील्ड में स्टेप करते हैं, आप इस फील्ड को चूज करते हैं, तो अपना बहुत ही मन लगाकर इसको बहुत ही वास्टली, बहुत ही ओपन माइंड के साथ इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको परस्यू करें। तभी आप एक लार्जर सोसाइटी, जो आपका लार्जर गोल है, दैट इज टू हेल्प पीपल बेसिकली, कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो उसको आप एक बहुत ही अच्छे तरीके से निभा पाएंगे अगर आप इसको बहुत अच्छे से परस्यू करें। एंड आई होप कि मैं बहुत से लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकी हूँ, एंड आई होप कि मुझे फ्यूचर में भी आप और ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें। थैंक यू। जी मैम, हम भी उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे हैं उनको कोई ना कोई इससे जो कोई ना कोई मदद मिली होगी इस इंटरव्यू से। और इसी के साथ हम अलविदा करते हैं।